नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है वाराणसी, उत्तर प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। वाराणसी में महुआडीह पुलिस द्वारा एक रेलवे क्वार्टर का ताला तोड़ने पर 35 नरमुंडों की मिलने की खबर से पूरे इलाके में जैसे अचानक ही डर का माहौल बन गया हो। जो सुनता वही चौंक पड़ता। क्वार्टर किसके नाम था, कोई पकड़ा गया क्या? लेकिन जो जानकारी मिलती उससे लोगों की जिज्ञासा बढ़ती ही थी। परिणाम स्वरूप वो दृश्य अपनी आंखों से देखकर विस्तार से जानकारी पाने के लिए देखते ही देखते घटनास्थल पर अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। फिर भी लोग आते ही जा रहे थे। महुआडीह पहले कभी भले ही गुमनाम देहात जैसा इलाका रहा हो, लेकिन यहाँ डीजल इंजन का कारखाना खुल जाने के बाद तो अब ये वाराणसी का एक उपनगर ही बन गया है। कर्मचारियों के रहने की सुविधा के लिए रेल विभाग की ओर से यहाँ काफी लंबे चौड़े क्षेत्र में हजारों क्वार्टर भी बन गए हैं। वर्षों पहले जब वैश्या उन्मूलन कार्य परवान चढ़ा था, तब वाराणसी की तमाम वैश्याओं को भी नगर क्षेत्र से हटाकर महुआडीह इलाके में ही बसा दिया गया था। लेकिन चोरी छिपे आज भी वैश्यावृत्ति जारी है और वासना की भूख मिटाने के लिए अनेक नगरवासी भी नित्य ही यहाँ आते रहते हैं। इनकी वजह से ये इलाका तमाम तस्करों और अपराधियों का भी केंद्र सा बन गया है। कुल मिलाकर महुआडीह पहले जितना साधारण था, अब उससे कई गुना महत्वपूर्ण हो गया है। आपराधिक क्षेत्र में भी इसी अनुपात में वृद्धि हुई है। पहले यहाँ कभी कभी छोटी मोटी चोरी होती थी, अब तो आए दिन बड़े बड़े कांड होते रहते हैं। पर 31 मार्च 1983 को जो सनसनीखेज कांड सामने आया, वो तो एकदम हैरान कर देने वाला था। ये जो वारदात थी वो महुआडीह स्थित जलाली पट्टी में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए बने क्वार्टर नंबर F665 की है। 31 मार्च 1983 को महुआडीह थाने के सब इंस्पेक्टर श्री हरिशंकर ने कुछ सिपाहियों सहित आकर डीजल रेल कारखाने के एक अधिकारी श्री FK श्रीवास्तव की उपस्थिति में तमाम लोगों के सामने दूसरे मंजिल पर स्थित उस क्वार्टर का ताला तोड़कर भीतर प्रवेश किया। उनके साथ रेलवे अधिकारी श्री FK श्रीवास्तव तथा सिपाहियों के अलावा कुछ गवाह भी थे। भीतर एक छोटी गैलरी के बाद बड़ा सा कमरा है। उसके अंदर पहुंचकर देखा गया, वहां खाना बनाने के लिए कुछ आवश्यक बर्तनों और थोड़े से कपड़ों के अलावा बाकी सारा सामान पूजा पाठ से संबंधित था, जैसे तंत्र मंत्र संबंधी। इन सबसे भी ज्यादा चौंकाने वाले थे कमरे की एक दीवार पर बने रेखा चित्र। ये रेखा चित्र कुछ इस तरह से बने हुए थे जैसे उन्हें तंत्र मंत्र और पूजा पाठ के सिलसिले में ही बनाया गया हो। फिर जरा नजदीक से देखने पर लोगों की आंखें आश्चर्य से फैल गई, क्योंकि वे सभी रेखा चित्र खून से बने हुए थे और शायद वे काफी दिन पहले बनाए गए थे, इसलिए खून सूखकर जैसे काला पड़ गया था। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली वस्तु दूसरे कमरे में थी। वो कमरा भी इस कमरे से सटा हुआ था। उसका दरवाजा खोलकर भीतर झांकते ही साथ आए गवाह और कांस्टेबल ही नहीं, बल्कि पुलिस सब इंस्पेक्टर श्री हरिशंकर सिंह और रेलवे अधिकारी श्री FK श्रीवास्तव भी एकदम घबरा गए। कितनों की तो डर के मारे घिग्गी ही बन गई। कुछ व्यक्ति गिरते पड़ते बाहर भागे, तो कुछ लोग उत्सुकता से पूछने लगे, क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो, कुछ बताओ तो सही। लेकिन जो भी भीतर से भागकर आता, उसकी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे अटकी रहती। बोली तो किसी के मुंह से फूटती ही नहीं थी, और अगर कोई बोलने की कोशिश करता तो हकला कर रह जाता। भीतर, अरे बाप रे, वहां नरमुंड नरबली। इससे कुछ जानकारी मिलने के बजाय कौतूहल जरूर और बढ़ जाता था और लोग भीतर की ओर लपक पड़ते, ताकि पुलिस के टोकने के पहले वे अंदर पहुंचकर देख ले कि मामला क्या है। लेकिन उस छोटे से कमरे के अंदर नजर पड़ते ही कईयों की चीख निकल गई और वे भाग निकले। आखिर किसी तरह सब इंस्पेक्टर श्री हरिशंकर सिंह और रेलवे अधिकारी श्री FK श्रीवास्तव हिम्मत करके धड़कते दिल से अंदर घुसे। फिर फटी फटी आंखों से उन्होंने कमरे का मुआयना किया तो अचकचाए से ताकते ही रह गए। कमरे में 35 मानव खोपड़ियां पड़ी हुई थी। उनके आसपास लगभग 100 खाली बोतलें लुढ़की हुई थी। खोपड़ियों पर सिंदूर पुता हुआ था, जिससे लगता था कि उनके माध्यम से कोई विशेष प्रकार की साधना पूजा की गई होगी। वहीं पर 2 हवन कुंड भी बने हुए थे। बाद में उन कुंडों में भी
एक बंदर की तथा एक कुत्ते की खोपड़ी मिली। एक डिब्बे में कुछ सांप बिच्छू भी मिले जो मर चुके थे। चतुर्थी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए बना वो रेलवे क्वार्टर F665 बहुत समय पहले विद्याधर शुक्ला के नाम से अलॉट किया गया था। वो रेलवे वाटर वर्क्स में ऑपरेटर था। उसके एक पड़ोसी नंदलाल ने बताया कि विद्याधर शुक्ला देवरिया जनपद के एक गांव का रहने वाला था, पर नौकरी के चक्कर में वाराणसी आ गया था। साथ ही उसकी युवा पत्नी भी थी। उस समय तक उसके कोई संतान नहीं हुई थी और क्वार्टर नंबर F665 में पति पत्नी मात्र 2 ही प्राणी रहते थे। कुछ समय के बाद विद्याधर शुक्ला का रज्जू नाम के एक युवक से परिचय हुआ। रज्जू महुआडीही का ही रहने वाला था। हम उम्र होने की वजह से उन दोनों में शीघ्र ही घनिष्ठता हो गई और वे एक दूसरे के घर भी आने जाने लगे। विद्याधर शुक्ला कभी कभी जरूरत पड़ने पर रज्जू से रुपए पैसे भी उधार ले लिया करता था। बाद में जैसे ही उसके पास पैसे आते वो वापस लौटा देता। पर आखिरकार एक दिन इसी कर्जखोरी की वजह से विद्याधर शुक्ला और रज्जू के बीच में झगड़ा हो गया और झगड़ा भी ऐसा हुआ कि मामला पुलिस कचहरी तक पहुंच गया। वैसे बात मामूली सी थी। एक बार विद्याधर शुक्ला ने रज्जू से कुछ रुपए लिए थे जिसे काफी समय तक वो लौटा नहीं सका। रज्जू ने उस समय इस बात पर कोई खास ध्यान नहीं दिया था, लेकिन एक बार उसे कुछ काम पड़ गया तब जरूर उसने विद्याधर शुक्ला को इशारे में अपनी जरूरत बताई। फिर भी विद्याधर शुक्ल ने रुपए लौटाने के बारे में कोई बात नहीं की, तो मजबूरन रज्जू को खुलकर कहना पड़ा, यार हो सके तो इस समय कुछ पैसे दे दो, मेरा काम चल जाए, जरूरत पड़ने पर फिर से ले लेना। लेकिन विद्याधर ने मजबूरी जाहिर कर दी। रज्जू मन मारकर रह गया। उस समय विद्याधर ने कहा था कि अब की बार पहली तारीख को वेतन पाते ही वो जरूर रुपया दे देगा। उसी उधार पर रज्जू ने किसी और से उधार लेकर फिलहाल अपना काम चला लिया, लेकिन पहली तारीख को मामला गड़बड़ हो गया। विद्याधर शुक्ला ने उस रोज रुपए देने के लिए कहा था, इसीलिए उसी के भरोसे रज्जू ने पहली को लौटाने का वादा करके किसी और से उधार ले लिया था। पर पहली की शाम वो विद्याधर शुक्ल के यहाँ पहुंचा तो उसने इस बारे में कोई बात ही नहीं की। आखिर नहीं रहा गया तो रज्जू ने ही पूछ लिया, आज रुपए दोगे विद्याधर? विद्याधर शुक्ला ने उसे कहा, कैसे रुपए? रज्जू ने कहा, वही मेरे वाले। अच्छा, देखो जल्दी ही दे दूंगा। ये सुनकर रज्जू को बुरा लगा। विद्याधर शुक्ला के कहने पर ही उसने अगले से वादा कर दिया था। अब बात कटने की नौबत आई तो उसने परेशान होकर कहा, तुमने कहा था कि पहली तारीख को तनख्वाह पाते ही तुम्हारे पैसे दे दूंगा। कहा तो रज्जू, लेकिन क्या बताऊं, किसी तरह हिसाब ही पूरा नहीं पड़ता। फिर भी घबराओ मत, मैं जल्दी ही तुम्हारे रुपए दे दूंगा। घबराने की बात नहीं है विद्याधर, लेकिन तुम्हें दूसरे की जबान का भी ख्याल रखना चाहिए। तुमने आज के लिए कहा था, उसी के भरोसे पर मैंने आज ही के वादे पर किसी दूसरे से पैसे लेकर काम चला लिया था। अब तुम ही बताओ आज उसे क्या जवाब दूं? अगर नहीं दे सकते तो तुम्हें वादा ही नहीं करना था। बिना मतलब मुझे एक आदमी के सामने मुंह चोर बना दिया तुमने। अरे छोड़ो भी यार, ऐसे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र नहीं हो गए हो जो इस तरह जलील कर रहे हो। एकाएक विद्याधर शुक्ल ने नाराज होकर कहा, अरे भागा थोड़े ही जा रहा हूँ जो इतना गर्म हो रहे हो। 10, 20, 50 रुपये के लिए तुम्हारा ये हाल है, फिर 1000, 2000 होते तो जाने क्या कर देते। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली स्थिति थी। एक तो पैसे वापस नहीं मिल रहे थे, ऊपर से विद्याधर झिड़क भी रहा था। आखिर रज्जू को भी ताव आ गया। वो उठता हुआ बोला, 10-20 रुपया तो तुम लौटा नहीं पा रहे हो, 1000-2000 रुपए क्या लौटाते? रज्जू का इतना ही कहना था कि बात का बतंगड़ बन गया। रज्जू बड़बड़ाता हुआ विद्याधर शुक्ला के क्वार्टर से बाहर निकला तो पीछे पीछे गरजता पटकता विद्याधर शुक्ला भी आ गया। शोरगुल सुनकर अगल बगल के लोग भी जुटाए। आखिर झंझट बढ़ते देखकर मारपीट की नौबत आने लगी तो लोगों ने बीच बचाव करके किसी तरह उन्हें अलग कर दिया। लेकिन विद्याधर को ये बात लगातार परेशान कर रही थी कि रज्जू ने थोड़े से रुपयों के लिए उसकी इतनी बेइज्जती कर दी। वो बदला लेने के लिए बेचैन हो उठा। इसलिए इतना सब होने के बावजूद उसने रज्जू के रुपए वापस नहीं किए, लेकिन बड़ी चालाकी से अपने आप ही उससे बोलचाल फिर से शुरू कर दी। रज्जू को भी अपने रुपए तो वसूलने ही थे, इसलिए वो भी फिर आने जाने लगा और दूसरे चौथे दिन अपने रुपयों का तकादा जरूर कर लेता। विद्याधर शुक्ल के मन में जो भी हो, पर रज्जू जब भी आता तो उससे पहले की तरह ही बातें करता, पर रुपए की चर्चा चलने पर आजकल का वादा करके टाल देता।
आखिर रोज रोज के टालमटोल से चिढ़कर एक दिन रज्जू फिर से बिगड़ गया। विद्याधर शुक्ल तो जैसे यही चाहता ही था। रज्जू के नाराज होते ही वो गुस्से से लाल पड़ गया। अपमान से तिलमिलाया हुआ वो बदला लेने का मौका तो खोज ही रहा था। बस तुरंत ही रज्जू पर टूट पड़ा और जी भरकर उसकी मरम्मत करने के बाद उसे घर के बाहर धकेल दिया। विद्याधर शुक्ल के इस व्यवहार से रज्जू के तन मन में आग सी लग गई। उसने तुरंत महुआडीह थाने में जाकर विद्याधर शुक्ल के खिलाफ धारा 342 और 323 के अंतर्गत एक रिपोर्ट दर्ज कर दी। जांच हुई तो थाना प्रभारी ने विद्याधर शुक्ल को गिरफ्तार कर लिया। कुछ दिनों के बाद विद्याधर शुक्ल जमानत पर छूटकर बाहर आ गया। इसके पश्चात अचानक उसकी जिंदगी का ढर्रा ही बदल गया। अब वो अक्सर गेरुआ कपड़े पहनता और जब देखो तब पूजा पाठ में लगा रहता। फिर वो शमशान पर भी जाने लगा। विद्याधर शुक्ल को जाने कैसे तंत्र मंत्र साधना का रोग लग गया था। इसी चक्कर में वो कई रोज बिना किसी सूचना के ड्यूटी पर भी नहीं जाता। फिर महीनों बिना छुट्टी लिए गायब रहने लगा तो उसके अधिकारी भी उससे परेशान हो गए। कई बार उसे डांटा फटकारा गया, चार्जशीट भी दी गई, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता था। तंत्र मंत्र साधना का प्रभाव विद्याधर शुक्ल के पारिवारिक जीवन पर भी पड़ रहा था। वो चाहता था कि उसकी पत्नी भी उसका साथ दे, लेकिन पत्नी को इसमें कोई रुचि नहीं थी। इसी बात को लेकर अक्सर पति पत्नी में झगड़ा होने लगा तो विद्याधर शुक्ल की पत्नी अपने पिता के पास प्रतापगढ़ चली गई। इसके बाद विद्याधर तंत्र मंत्र के चक्कर में एकदम उघर जैसा ही बन गया। अब वो बहुत दिनों तक गायब रहता था। फिर कभी दिखाई भी पड़ता तो नशे में एकदम चूर होता। अब वो मानव खोपड़ी में खाता था और उसी में पेशाब करके पानी की तरह पीता था। कॉलोनी में भी नंगे घूमना उसके लिए मामूली बात थी, लेकिन घर परिवार वाले अन्य लोगों को उसकी हरकत बहुत बुरी लगती थी। उन्होंने कई बार उसे रोकने टोकने की भी कोशिश की, पर वो गालियां देने लगता और मारपीट पर आमदा हो जाता। आखिरकार उसकी शिकायतें होने लगी। फिर एक आध बार डीजल रेल कारखाना अधिकारियों ने भी उसे परिसर में उघड़ की तरह नंगे घूमते देखा तो उन्होंने उसे नौकरी से ही निकाल दिया। ये अब से लगभग 5 साल पहले की घटना है। इसके बाद विद्याधर शुक्ल का कुछ पता नहीं कि वो कहाँ रहता है, क्या करता है, कब आता है, कब जाता है। जब देखो तब उसके क्वार्टर में ताला बंद रहता। वैसे आश्चर्य की बात है कि जब उसे नौकरी से निकाल दिया गया था तो तब से अब तक लगभग 5 साल हो गए थे, फिर भी उसके नाम से वो क्वार्टर अभी तक कैसे अलॉट था। बताया जाता है कि विद्याधर को नौकरी से निकाल दिए जाने के बावजूद घटना के रोज 31 मार्च 1983 तक लगभग 5 वर्ष उस क्वार्टर में विद्याधर शुक्ल का ही ताला बंद रहा। तो कुछ लोगों ने अधिकारियों से शिकायत की कि जलाली पट्टी स्थित क्वार्टर नंबर F665 कई सालों से खाली पड़ा है और जिस कर्मचारी के नाम इसे अलॉट किया गया था वो लगभग 5 साल पहले ही नौकरी से निकाला जा चुका है। फिर उस क्वार्टर को किसी के नाम अलॉट क्यों नहीं किया जा रहा है। आखिरकार अधिकारियों ने क्वार्टर नंबर F665 एक अन्य रेलवे कर्मचारी अलाउद्दीन के नाम अलॉट कर दिया। फिर इसे खाली कराने के लिए पुलिस की सहायता ली गई। आखिर 31 मार्च 1983 को डीजल रेल कारखाने के एक अधिकारी श्री AK श्रीवास्तव ने महुआडीह थाने से दल बल सहित आए सब इंस्पेक्टर श्री हरिशंकर के सहयोग से अपनी मौजूदगी में गवाहों के सामने क्वार्टर नंबर F665 का ताला तोड़वाया तो भीतर जाते ही नरमुंडों का ढेर देखकर सब स्तंभ रह गए और अलाउद्दीन नामक जिस व्यक्ति के नाम ये क्वार्टर अलॉट किया गया है उसकी हिम्मत तो ऐसी छूटी कि उसने इसमें रहने से ही इनकार कर दिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार बताया जाता है कि 1976 में रज्जू धारा 342/323 के अंतर्गत दर्ज कराए गए मामले में तत्कालीन थाना प्रभारी श्री SN सिंह ने विद्याधर शुक्ल को गिरफ्तार करने के बाद मामले की विवेचना होने पर उसके विरुद्ध वाराणसी न्यायालय में आरोप पत्र भी दे दिया था, लेकिन तब तक विद्याधर जमानत पर छूटकर फरार हो चुका था। इसके बाद कोर्ट द्वारा तमाम समन जारी होने के बावजूद वो नहीं हाजिर हुआ तो उसकी जमानत रद्द करके गिरफ्तारी का वारंट भी जारी कर दिया गया, लेकिन विद्याधर शुक्ल फरार हुआ तो फरार ही रहा। आखिर इसी मामले में गत 18 मार्च 1983 को मजिस्ट्रेट वाराणसी ने फरार दोषी विद्याधर शुक्ल को कुर्की का आदेश जारी कर दिया था। यह आदेश प्राप्त होने पर महुआडीह थाने के वर्तमान थाना प्रभारी श्री यादव ने डीजल रेल अधिकारियों को दिखाया। फिर उनसे बातचीत करने के बाद थाना प्रभारी के निर्देश पर 31 मार्च 1983 को सब इंस्पेक्टर श्री यादव सिपाहियों को लेकर डीजल रेल कारखाने के एक अधिकारी श्री AK श्रीवास्तव के साथ क्वार्टर नंबर F665 पहुंचे।
और उनकी उपस्थिति में विद्याधर शुक्ल के सामानों की कुर्की के लिए गवाहों के सामने उस क्वार्टर का ताला तोड़ा। लेकिन अंदर इतना लोमहर्षक और सनसनीखेज नजारा होने पर भी पुलिस का रवैया बड़ा अजीब सा रहा। उस क्वार्टर में 35 मानव खोपड़ियां मिलने की बात सुनकर आसपास के क्षेत्रों में तहलका सा मच गया था और विभिन्न समाचार पत्रों में कई दिनों तक ये समाचार बड़ी प्रमुखता के साथ प्रकाशित होता रहा। लेकिन महुआडीह पुलिस को ये घटना तनिक भी महत्वपूर्ण नहीं लगी, इसलिए उन्होंने ये भी पता लगाने की जरूरत नहीं समझी कि आखिर इतनी मानव खोपड़ियां वहां कैसे इकट्ठा हुई। कमरे की दीवार पर खून से बने चित्र और हवन कुंड से एक बंदर तथा एक कुत्ते की खोपड़ी बरामद होने के बाद बलि और हवन कुंड में रक्त मांस की आहुति दिए जाने के संदेह की संभावना प्रबल हो उठती है। फिर भी पुलिस ने बिना किसी जांच पड़ताल के खोपड़ियां फेंकवा दी और बाकी सामान लेकर वो थाने लौट आई। पुलिस ने इस बात को ये कहकर टाल दिया था कि पुलिस को उस कमरे में किसी आपराधिक कांड की सूचना तो नहीं मिली थी और न ही पुलिस वहां कोई जांच पड़ताल करने गई थी। पुलिस तो कोर्ट के आदेश से कुर्की करने गई थी, सो विद्याधर का सामान कुर्क कर लिया गया था। पुलिस के रुख से साफ हो जाता है कि वो ज्यादा जांच पड़ताल के झंझट से बचना चाहती है, लेकिन इससे इस मामले की गंभीरता कतई कम नहीं होती। यद्यपि कुछ लोगों ने आशंका प्रकट की कि विद्याधर शुक्ल शमशान पर जाया करता था, शायद वहीं से खोपड़ियां बिनकर लाया हो। लेकिन जिन लोगों ने शमशान देखा है वे जानते हैं कि वहां खोपड़ियां यूं ही बिखरी नहीं रहती। ये एक संयोगी हो सकता है कि कभी कभार कहीं कोई एकाध खोपड़ी पड़ी मिल जाए, लेकिन इस तरह 35 मानव खोपड़ियां एकत्र करना एकदम नामुमकिन बात है। ऐसी स्थिति में यह आशंका बड़ी स्वाभाविक लगती है कि क्या पता विद्याधर शुक्ल किसी साधना के सिलसिले में बलि देता रहा हो सकता है उसी खून से उसने दीवार पर चित्र बनाए हो और बाकी शरीर को हवन कुंड में आहुति दे दी हो। पता चला है कि महुआडीह के अनेक निवासी और अधिकारी इस मामले की जांच करवाने का प्रयास कर रहे थे और उनके इसी प्रयासों की वजह से इस मामले की जांच की गई। लेकिन उनकी इस जांच का कोई परिणाम सामने नहीं आया, क्योंकि पुलिस कभी विद्याधर को पकड़ नहीं पाई और वो हमेशा फरार ही रहा। आज तक उसका पता नहीं है कि वो कहाँ है और क्या कर रहा है, वो जिंदा भी है या नहीं है। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।